हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू स्टडी पॉइंट। हम लोग क्लास 10th का सिविक्स का जो चैप्टर है वो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 है और चैप्टर नंबर 1 का जो नेम है वो है, जिसका नाम है पावर शेयरिंग। ठीक है, पावर शेयरिंग आप चैप्टर का नाम समझ सकते हैं, किसे हम पावर शेयरिंग बोलते हैं। ठीक है, पावर शेयरिंग का जैसे आप समझ सकते हैं कि जो पावर है उसको शेयर करना है। ठीक है, पावर शेयर का मतलब ये होता है कि हमारे कंट्री की जो भी पावर है, जो भी स्ट्रेंथ है या जो भी रूल है, जो भी लॉ है, उनको शेयर कर देना ही क्या कहलाता है, पावर शेयरिंग कहलाता है। ठीक है, आप नॉर्मली ये जानते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडिया की जो स्ट्रेंथ है उसको सभी चीज़ों में या सभी ग्रुप्स में जो है वो बांट दिया गया है। ठीक है, यानी जो पावर है उसको शेयर कर दिया गया है। उसकी वजह भी हम इसके अंदर सीखेंगे। तो पहले हम आपको एक ओवरव्यू जो है वो दिए दे रहे हैं कि आखिर हम इस लेसन में क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो ये ओवरव्यू आपके सामने लिखा हुआ है, हम इसको पढ़ते हैं धीरे धीरे और उसके बाद हम सीखते हैं। लिखा है कि इस चैप्टर के अंदर, यहाँ पे लिखा भी है कि इस चैप्टर के अंदर हम लोग सबसे पहले अपनी डेमोक्रेसी की जो हम बात कर रहे थे ना, उस चीज़ को हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिज्यूम करेंगे। रिज्यूम का मतलब होता है कि हम पिछले वर्ष यानी पिछले ईयर्स में जो लास्ट ईयर था हम लोगों ने डेमोक्रेसी पढ़ा, बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा होगा कि डेमोक्रेसी क्या है। तो उसी चीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए अपना ये काम करेंगे। आप जानते हैं कि पिछले जो लास्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा, जो इससे पहले के जो लेसन्स हैं उसके अंदर ये बताया गया कि जो डेमोक्रेसी के अंदर जो पावर होती है वो किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट में रेस्ट नहीं करती। यानी इसका मीनिंग ये हुआ कि डेमोक्रेसी के अंदर जो पावर है वो बटी होती है मीन्स कि जितनी भी पावर होती है वो किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट के पास नहीं होती है, बल्कि वो सभी गवर्नमेंट्स के बीच में बटी होती है। एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे जो पावर है वो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में बटी होती है। ठीक है, आपने ये सीखा है कि जो हमारे यहाँ जो पावर है वो, अगर देखा जाए कि जो पावर है वो हमारे कंट्री के अंदर 3 लोगों में बटी है। सबसे पहला है जिसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव। क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटिव। यानी ऐसा भी है, इससे पहले भी लेजिस्लेटिव है, लेकिन मैं सीक्वेंस से नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, लेजिस्लेटिव। और थर्ड है जिसका नाम है जुडिशरी। ठीक है, जुडिशरी बोलते हैं। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो हमारे कंट्री के अंदर जो ये पावर है ना वो तीनों में बटी हुई है। इसका मतलब ये नहीं है कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, ये मतलब हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये तीनों एक दूसरे से कम है ना, ये एक दूसरे से पैरेलल हैं। पैरेलल का मतलब होता है तीनों की वैल्यू सेम है, तीनों की वैल्यू इक्वल है। ठीक है, और ये जो एग्जीक्यूटिव है और जो लेजिस्लेटिव है और जो जुडिशरी है ये आपस में चेकअप बैलेंस बनाते हैं, यानी चेक्स भी करते हैं, बैलेंस भी बनाते हैं। ठीक है, तो ये कहलाता है डेमोक्रेसी का मतलब। ठीक है, डेमोक्रेसी का मतलब ये हुआ, मैंने अभी आपको बताया कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी जो है वो हमारे जो डेमोक्रेसी है उसको एक डिज़ाइन देता है, एक शेप देता है। इसके अंदर हम यानी इस पावर शेयरिंग के अंदर हम 2 चैप्टर्स पढ़ेंगे और इन दोनों चैप्टर्स से हमें पावर शेयरिंग के बारे में थोड़ी ज़्यादा नॉलेज जो है वो मिलेगी। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इस लेसन के अंदर 2 स्टोरी है और ये दोनों स्टोरी एक बेल्जियम और श्रीलंका की है। ठीक है, बेल्जियम और श्रीलंका के दोनों की केस स्टडी करेंगे और इसके अंदर हम उनके पावर शेयरिंग के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कि कैसे ये दोनों स्टोरीज़ हमें ये बताती हैं कि कैसे डेमोक्रेसी जो है वो पावर शेयरिंग की तरफ बढ़ता है। यानी जो डेमोक्रेसी है वो कैसे जो पावर शेयरिंग का जो डिमांड है ना उसको हैंडल करता है। यानी हर व्यक्ति चाहता है कि उसके हाथ में कुछ पावर हो जिसका वो इस्तेमाल करके अपनी रक्षा कर सके या किसी दूसरे की रक्षा कर सके। तो उसी चीज़ को यहाँ पे बेल्जियम और श्रीलंका में ये जो केस था उस केस के द्वारा, इस स्टोरी के द्वारा हम सीखेंगे। अच्छा, उनको पढ़ने के बाद हम कुछ कंक्लूज़न भी निकालेंगे कि आखिर डेमोक्रेसी के अंदर पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो वही चीज़ें हमको यहाँ पे पढ़नी है और पावर शेयरिंग के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। नेक्स्ट 2 चैप्टर्स के अंदर हम बात करेंगे। तो सबसे पहला जो चैप्टर है हम उसके बारे में बात करें। ठीक है, और ये चैप्टर की हम शुरुआत करते हैं। जो हमारा पहला केस है
उसका नाम है बेल्जियम एंड श्रीलंका। ठीक है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे, बेल्जियम और श्रीलंकन के बारे में। अब देखिए, अब थोड़ा सा हम डिटेल्स नॉलेज लेते हैं। यहाँ पे बेल्जियम का पहला केस पढ़ते हैं, फिर श्रीलंका का केस जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर हम देखें तो यहाँ पे लिखा है कि बेल्जियम एक स्मॉल कंट्री है जो कि यूरोप के अंदर है। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि बेल्जियम इज़ ए स्मॉल कंट्री इन यूरोप। ठीक है, यूरोप के अंदर एक छोटी सी कंट्री है जिसका नाम बेल्जियम है। और ये बेल्जियम इतना छोटा है कि हमारा जो हरियाणा है ना, उससे भी ये छोटा हो। ठीक है, तो ये जो हमारा हरियाणा स्टेट है उससे भी छोटा है बेल्जियम, जो कि एक छोटी सी कंट्री है यूरोप के अंदर। और ये जो बेल्जियम है, इसका जो कंट्री का बॉर्डर है वो कई सारे कंट्री से लगता है, जैसे आपका फ्रांस हुआ, नीदरलैंड हुआ, जर्मनी हुआ और लक्सेमबर्ग हुआ। ठीक है, इसकी जो पॉपुलेशन है वो लिखा भी है कि इसकी जो पॉपुलेशन है यहाँ पे पॉपुलेशन लगभग लिटिल ओवर 1 करोड़, यानी 1 करोड़, जो कि हरियाणा के आधी है। ठीक है, अबाउट हाफ द पीपल ऑफ द हरियाणा, यानी हमारा जो स्टेट हरियाणा है उसके आधी है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ के जो लोग हैं ना, यहाँ का जो एथनिक ग्रुप है, एथनिक ग्रुप का मतलब होता है कि ऐसे लोग जिनका कल्चरल डाइवर्सिटी जो है वो डिफरेंट। मैं भी पीछे बताता हूँ आपको कि एथनिक का मीनिंग क्या होता है। तो यहाँ पे जो एथनिक कंपोजिशन है इस छोटी सी कंट्री का बड़ा कॉम्प्लेक्स है। यानी आप ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ जो कंट्री, भले ही कंट्री जो है वो स्मॉल है, लेकिन इनके बीच में जो एथनिक कंपोजिशन है वो बड़ा कॉम्प्लेक्स है, यानी डाइवर्सिटी इनके अंदर भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें, आगे यहाँ पे देखते हैं, अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो ये जो कहा गया है कि एथनिक ग्रुप, तो आप यहाँ देखेंगे इस कंट्री में ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन, अगर टोटल पॉपुलेशन देखें तो 59% वो रहते हैं फ्लेमिश रीजन में। कहाँ पे? फ्लेमिश रीजन में रहते हैं और वो स्पीक करते हैं। स्पीक का मतलब उनकी जो लैंग्वेज है वो डच लैंग्वेज है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इनकी जो लैंग्वेज है वो है डच लैंग्वेज। और जो अनदर 40% लोग रहते हैं वो रहते हैं वेलोनिया रीजन में, और उनकी जो लैंग्वेज है वो है फ्रेंच। ठीक है, फिर से आपको बताया दे रहा है कि टोटल कंट्री की पॉपुलेशन में से लगभग 59% जो हैं वो कहाँ रह रहे हैं, तो आप बोलेंगे फ्लेमिश रीजन में। कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं, तो डच लैंग्वेज बोल रहे हैं। दूसरे लोग जो है वो 40% है, वो कहाँ रह रहे हैं, वेलोनिया रीजन में रह रहे हैं, और कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, तो आप बोलेंगे फ्रेंच लैंग्वेज बोल रहा है। ठीक है, ये मैं बेल्जियम की बात कर रहा हूँ जो कि एक स्मॉल कंट्री है, कहाँ पे, यूरोप के अंदर है। ठीक है, तो उस चीज़ के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं। अच्छा, इसमें देखेंगे तो अगर हम देखेंगे इसमें तो बाकी जो 1% हैं, भाई आपने देखा कि बाकी जितने भी 1% हैं, ठीक है, 1% ऑफ द बेल्जियम स्पीक्स, तो जो 1% है वो क्या बोलते हैं बेटा, जर्मन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जर्मन बोलते हैं। और जो ये आपका जो बेल्जियम है उसकी जो कैपिटल सिटी उसका नाम ब्रुसेल्स है। ठीक है, उसकी जो कैपिटल सिटी है वो क्या है, ब्रुसेल्स है। ठीक है, 80% लोग यानी 80% पीपुल स्पीक हेयर, यानी इन द कैपिटल सिटी ब्रुसेल। अगर ब्रुसेल की कैपिटल सिटी में देखा जाए तो लगभग 80% पीपुल यहाँ पे फ्रेंच बोलते हैं, और 20% जो है वो क्या बोलते हैं, डच लैंग्वेज जो है बोलते हैं। अब आपको इसको देखने से ये पता चल गया होगा कि भले ही कंट्री एक है, यानी कंट्री छोटी सी है, एरिया छोटा सा है, पॉपुलेशन कम है, लेकिन डाइवर्सिटी कितनी है, देखिए 3 प्रकार के लोग हो गए। ठीक है, यानी आप देखिए 59% लोग डच बोल रहे हैं, 40% लोग फ्रेंच बोल रहे हैं, 1% लोग जर्मन बोल रहे हैं। तो आप देखिए 3 लैंग्वेज के प्रकार के लोग एक ही छोटे से स्मॉल मतलब जो है वो कंट्री के अंदर इंक्लूडेड हैं। ठीक है, अब आगे हम देखें तो यहाँ पे जो माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग है, ठीक है, क्योंकि भाई अगर पॉपुलेशन कम है तो उसे हम बोलेंगे माइनॉरिटी। ठीक है, तो जो माइनॉरिटी जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी है, यानी ऐसी कम्युनिटी जो फ्रेंच बोल रही है, वो क्या है, रिलेटिवली रिच, वो रिच है और पावरफुल है। ठीक, तो दिस वाज रिजेंटेड बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी। तो यहाँ पे ये बात बताया गया कि जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी है उसके द्वारा रिजेंटेड किया गया। ठीक, हु गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर। ठीक, तो ये जो डच स्पीकिंग है, डच स्पीकिंग जो कम्युनिटी है, जो जिनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट मिला, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, इनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बेनिफिट हुआ, उनको एजुकेशन भी मिला, लेकिन वो काफ़ी देर में मिला। ठीक है, काफ़ी देर में मिला। क्लियर है?
तो वो चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगी। क्लियर है? तो ये क्या हुआ कि इसकी वजह से जो डच स्पीकिंग है और जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ है, इनके बीच में एक टेंशन क्रिएट हो गया लगभग 1950 और 1960 के बीच में। तो ये जो टेंशन है, इस टेंशन की वजह से दो कम्युनिटीज़ जो है वो ब्रुसेल्स के अंदर एक्यूट हो गई। ठीक है, क्या हो गई? एक्यूट हो गई। एक्यूट का मतलब द वार मोस्ट एक्यूट, यानी थोड़ा टेंशनाइज हो गई। तो ये जो ब्रुसेल्स प्रेजेंटेड स्पेशल प्रॉब्लम। ठीक है, तो ब्रुसेल्स किसकी कैपिटल है? बेल्जियम की कैपिटल है। ठीक है, तो ब्रुसेल्स प्रेजेंटेड ए स्पेशल प्रॉब्लम, ब्रुसेल्स के अंदर एक स्पेशल प्रॉब्लम जो है वो आ गई। ठीक है, पहली थी द डच स्पीकिंग पीपल। जो डच स्पीकिंग पीपल थे वो मेजॉरिटी में थे। ठीक, डच स्पीकिंग पीपल जो थे वो मेजॉरिटी में थे किस कंट्री में? बट ए माइनॉरिटी इन द कैपिटल। लेकिन कैपिटल के अंदर क्या थे? माइनॉरिटी थे। ठीक है, यानी पूरे कंट्री में देखा जाए तो डच स्पीकिंग जो पीपल थे वो तो मेजॉरिटी में थे। ठीक है, लेकिन जो जो यूरोप यानी जो बेल्जियम की जो कैपिटल है जिसको ब्रुसेल्स बोलते हैं, वहाँ पे ये माइनॉरिटी में थे। ठीक है, अब दूसरी सिचुएशन देखते हैं। दूसरी सिचुएशन अगर हम देखें तो दूसरी सिचुएशन हम देखेंगे दूसरी कंट्री में। ठीक है, जिसको आप जानते हैं श्रीलंका। क्या बोलेंगे? श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है। आइलैंड का मतलब क्या होता है कि ये पानी से चारों तरफ जो है वो घिरा हुआ है और ये तमिलनाडु से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पे है। ठीक है, इट हैज़ अबाउट, इसके अंदर भी 2 करोड़ पीपल लोग रहते हैं। जैसा कि ये बिल्कुल वैसा सेम जैसे हरियाणा के जैसा है, उस तरीके से आप मान सकते हैं। ठीक है, तो पहले क्या बताया कि श्रीलंका जो है वो एक आइलैंड नेशन है, यानी ऐसा कोई नेशन जो आइलैंड पे हो। ठीक, और कुछ ही किलोमीटर्स तमिलनाडु से दूर है। यहाँ पे 2 करोड़ लोग रहते हैं, जो कि लगभग हरियाणा की पॉपुलेशन के बराबर है। ठीक है, दूसरे नेशंस की तरह लाइक अदर नेशंस इन द साउथ एशिया रीजन, दूसरे नेशंस की तरह अगर देखा जाए साउथ एशिया रीजन में, तो श्रीलंका जो है उसके अंदर भी डाइवर्स पॉपुलेशन है। तो अब इसमें देखेंगे तो यहाँ पे जो मेजर सोशल ग्रुप है, यानी मेजॉरिटी में जो लोग हैं, उसका नाम है सिन्हाला स्पीकर, यानी सिन्हाला स्पीकर्स, जो कि 74% है। तमिल स्पीकर जो कि 18% है। अच्छा, उस तमिल के अंदर भी देखा जाए तो 2 सब ग्रुप है। ठीक है, तमिल के अंदर भी देखा जाए तो 2 सब ग्रुप है। तो अगर उनको देखा जाए 2 सब ग्रुप्स में 2 सब ग्रुप्स यहाँ पे देखो लिखा भी है, 2 सब ग्रुप्स है। एक तो पहले तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री आर कॉल्ड, यानी जो तमिल नेटिव्स होते हैं कंट्री के, जो तमिल नेटिव्स हैं, जिनको श्रीलंकन कहा गया। क्या कहा गया? श्रीलंकन कहा गया। ठीक है, इनको श्रीलंकन्स कहा गया। तो श्रीलंकन्स इनको हम कहेंगे। तो यहाँ पे देखा जाए श्रीलंकन तमिल्स जिनको हम बोलते हैं, श्रीलंकन तमिल्स जो कि 13% थे। क्या थे? 13%। ठीक है, श्रीलंकन तमिल्स की अगर हम बात करें तो ये 13% थे। बाकी जो रेस्ट थे, हुज फोर फादर्स कम फ्रॉम इंडिया, यानी बाकी जितने बच्चे जिनके पूर्वज जो थे वो इंडिया से आए थे प्लांटेशन के दौरान। प्लांटेशन का मतलब जब यहाँ पे कॉलोनियल पीरियड था, कॉलोनियल का मतलब जो यहाँ अंग्रेजी शासन था, तो यहाँ पे प्लांटेशन वर्कर्स के रूप में आए थे, तो उन्हें इंडियन तमिल्स कहा गया। ठीक है, इंडियन तमिल्स कहा गया। जो श्रीलंकन तमिल्स थे, श्रीलंकन तमिल से वो नॉर्थ और ईस्ट ऑफ द कंट्री पे जो है वो मतलब कंसंट्रेट हो गए। यानी जो श्रीलंकन तमिल्स थे, श्रीलंकन जो तमिल्स थे, ये श्रीलंका के नॉर्थ में और ईस्ट में कंसंट्रेट कर दिए गए। इनमें से ज़्यादा लोग, यानी मोस्ट ऑफ द स्पीकिंग, ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट। जितने भी ऐसे लोग जो सिन्हाला लैंग्वेज बोलते हैं वो मोस्टली क्या थे? बुद्धिस्ट थे। और जो तमिल्स थे और वो हिंदूज थे और मुस्लिम्स थे। ठीक, देयर आर अबाउट, यहाँ पे 7% क्रिश्चियन भी थे, जो कि तमिल और सिन्हाला दोनों थे। यानी अब मैं आपको सिचुएशन ये बताता हूँ कि जो श्रीलंका है उस श्रीलंका में नॉर्थ और ईस्ट में सिन्हाला स्पीकिंग पीपल थे। ठीक है, जो कि बुद्धिस्ट थे। ठीक है, और बाकी सभी लोग जितने बचे वो हिंदूज़ और मुस्लिम्स थे। 7% उसमें क्रिश्चियन थे। अब आप देख लीजिए कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलीजन के लोग जो हैं वो इसके अंदर आ रहे हैं, और इनके अंदर सबसे पहली प्रॉब्लम लैंग्वेज वाली हो रही है। ठीक है, जस्ट इमेजिन, अब आपको इमेजिन क्या करना, व्हाट कुड हैपन सिचुएशन लाइक दिस, ऐसी सिचुएशन में क्या होना चाहिए। जैसे इन बेल्जियम, अगर बेल्जियम में देखा जाए, ठीक है, अगर हम बेल्जियम में देखें तो जो डच कम्युनिटी थी,
ठीक है। यानी बेल्जियम के अंदर अगर देखा जाए तो जो डच कम्युनिटी थी कुड टेक एडवांटेज ऑफ द न्यूमेरिकल मेजॉरिटी, तो वो क्या करती कि चूँकि उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा थी तो उसकी मेजॉरिटी भी ज़्यादा रही होगी, यानी उसको मेजॉरिटी में रहेगी तो वो क्या कर सकती है, इसका फ़ायदा उठा सकती है, यानी इसका एडवांटेज ले सकती है। और वो क्या कर सकती है कि जितने फ्रेंच लोग वहाँ पे थे, जितने जर्मन लोग वहाँ थे, उनको थ्रो आउट कर सकती है, यानी उनको ज़बरदस्ती जो है वहाँ से भगा सकती है या डोमिनेट कर सकती है, जिसकी वजह से उनकी कम्युनिटीज़ के अंदर जो है वो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता, यानी झगड़ा जो है वो बढ़ता, लड़ाई होता, एक प्रॉब्लम आती, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होता, ऐसे केस में यानी दिस कुड लीड टू ए वेरी मेसी पार्टीशन, इसकी वजह से क्या होता कि पार्टीशन होने की संभावना जो है वो ज़्यादा रहती और दोनों साइड जो है वो ब्रुसेल्स पे, यानी अगर ब्रुसेल्स पे देखा जाए तो क्लेम करते कि भाई ब्रुसेल्स मेरा है और यहाँ पे मेजॉरिटी जो है वो मेरी रहेगी। अच्छा, श्रीलंका में क्या है कि सिन्हाला कम्युनिटी जो है वो बड़ी मेजॉरिटी में थी, ठीक, और वो अपने आप को इंटायर कम्युनिटी पे इम्पोज कर लेती, ठीक है। अब आइए देखते हैं कि इन दोनों कंट्रीज़ का होगा क्या, ठीक है, इन दोनों कंट्रीज़ का क्या होगा। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि जो श्रीलंका था उस श्रीलंका के अंदर श्रीलंका में जो नॉर्थ है और जो ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ अगर देखा जाए तो वहाँ पे सिन्हाला स्पीकर्स हुआ करते थे जो काफ़ी डोमिनेट करते थे, बाकी तमिल स्पीकर हुआ करते जो कि 18% थे, और ये सारी चीज़ें थी, श्रीलंकन तमिल्स भी थे, उसमें कई सारी चीज़ें थी, तो वो डोमिनेट कर देते। तो ऐसे सिचुएशन में हमको जो है वो ऐसी प्रॉब्लम को फेस करने के लिए हमें कोई ऐसा तरीका अपनाना था जिसकी वजह से उनके बीच में किसी प्रकार की जो टेंशन क्रिएट ना हो, दो कम्युनिटीज़ के बीच में या दो से ज़्यादा अधिक कम्युनिटीज़ के बीच में जो है वो टेंशन क्रिएट ना हो और जो कंट्री है उसका पार्टीशन भी ना होने पाए। अब आते हैं नेक्स्ट है जिसका नाम है मेजॉरिटेनियन इन श्रीलंकन्स, ठीक है। मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, क्लियर है, इसको बोलते हैं मेजॉरिटी टेरेनियनिज्म, ठीक है, इन श्रीलंका। अगर हम देखेंगे तो श्रीलंका जो है वो इंडिपेंडेंट कंट्री बनी 1948 में, ठीक है, यानी जो श्रीलंका है वो 1948 में एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनी, स्वतंत्र बनी। यहाँ के जो लीडर्स थे, ठीक है, यानी खास करके सिन्हाला कम्युनिटी के sought to secure dominance over government by virtue of their majority। तो जितने भी सिन्हाला कम्युनिटी के लीडर्स थे वो डोमिनेंस सिक्योर करना चाहते थे क्योंकि उनकी मेजॉरिटी जो है वो ज़्यादा थी और वो गवर्नमेंट को चलाना चाहते थे। एज ए रिज़ल्ट जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी वो धीरे धीरे मेजॉरिटी में कन्वर्ट होने लगी, यानी ऐसी गवर्नमेंट जिसको लोगों ने डेमोक्रेटिकली जो है वो इलेक्ट किया था, धीरे धीरे उसका जो मूड है वो चेंज होने लगा, धीरे धीरे जो उसका मूड है वो चेंज होने लगा। अब वो डेमोक्रेटिकली से अपने आप को शिफ्ट करने लगी मेजॉरिटी यानी मेजिटोरेनियन पे, ठीक है, और सिन्हाला सुपरमेसी को एक्सप्लेन करने लगी, यानी सिन्हाला सुपरमेसी को बढ़ाने की कोशिश में करने लगी। 1956 में एक एक्ट पास हुआ जिसमें ये कहा गया कि जो सिन्हाला जो लैंग्वेज होगी वही केवल ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, ठीक है, यानी 1956 में ये देखा गया 1956 में कि एक एक्ट जो है वो पास किया गया और इस एक्ट में ये कहा गया कि जो सिन्हाला होंगे वही एक सिन्हाला की जो लैंग्वेज होगी वो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, बाकी तो इस तरीके से जो तमिल की लैंग्वेज थी उसको डिसरिगार्ड किया गया। गवर्नमेंट ने कई सारी पॉलिसीज़ बनाई जो सिन्हाला के फेवर में थी। एग्जाम्पल के तौर पे उनको यूनिवर्सिटी में पोजीशन दी गई और उन्हें गवर्नमेंट जॉब्स भी दी गई। तो ये सारी चीज़ें अब दूसरों को प्रॉब्लम क्रिएट करने लगी, ठीक है। एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया जिसके अंदर ये बताया गया कि बुद्धिज़्म को प्रमोट किया जाएगा और जो बुद्धिज़्म से रिलेटेड चीज़ें होगी उनको प्रोटेक्ट भी किया जाएगा, ठीक है। तो ये सारे जो लॉज बन रहे थे उससे कहीं ना कहीं दूसरी कम्युनिटी जो मैंने आपको बताया था कि उसमें हिंदूज़ और मुस्लिम्स भी थे, तो उनको कहीं ना कहीं ये डर सताने लगा कि हम माइनॉरिटी में हैं तो कहीं हमें किसी प्रकार का कोई नुकसान ना पहुंचाया जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उसमें चल रही थी। तो ये से जो गवर्नमेंट की जो मीज़र्स थे, यानी जो गवर्नमेंट इन सब ऐसे कदम उठा रही थी, एक के बाद एक जो कदम उठा रही, लिखा है वन आफ्टर अदर उठा रही थी, तो उसकी वजह से जो श्रीलंकन तमिल्स थे उनको ये फीलिंग आने लगी कि वो उनको एक दिन निकाल दिया जाएगा, ठीक है, या वो अपने आप के अंदर एलिनेशन की फीलिंग जो है वो लाने लगे, ठीक है, एलिनेशन की जो है वो फीलिंग
लाने लगे। उन्होंने ये सोचा कि कोई जो मेजॉरिटी पार्टी है या कोई मेजर जो पार्टी है, जो मेजर पार्टी है, अगर इसमें देखा जाए तो यहाँ पे जो बात कही गई है कि दे फेल्ट दैट नन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल लेड बाय द बुद्धिस्ट सिन्हाला लीडर्स वे सेंसिटिव टू देयर लैंग्वेज एंड कल्चर। यानी उनको ऐसे लगने लगा कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो बुद्धिस्ट सिन्हाला लीडर्स के द्वारा चलाई जाएगी वो उनके प्रति कोई सेंसिटिव नहीं है। यानी उनके मैं ऐसे बता सकता हूँ कि उनकी लैंग्वेज और उनके कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए कोई भी प्रयास नहीं कर रहा है। सब अपने केवल बुद्धिस्ट को प्रमोट करने के लिए जो है वो काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी उस वक्त। मेजॉरिटेरियंस के अंदर ये मामला जो है वो चल रहा था। तो यहाँ पे देखिए बताया भी गया है कि वो अपनी लैंग्वेज को और अपने कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए अब वो ये उम्मीद खो बैठे थे कि कोई भी उनको सिन्हाला कम्युनिटी का पर्सन जो है वो उनकी लैंग्वेज और कल्चर को बचा के प्रिजर्व कर पाएगा। तो उन्होंने ये बताया, उनको ये महसूस हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है वो उनको इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, यानी इक्वल का मतलब बराबर का राजनीतिक हक जो है वो नहीं दे पा रही है, उनको डिनाई कर रही है। और दूसरी चीज़, उनको जॉब में हिस्सा नहीं दे रही है, वो किसी प्रकार की अपॉर्चुनिटी या मौका नहीं दे रही है जो उनके इंटरेस्ट के अंडर में हो, यानी उनके इंटरेस्ट में हो, यानी उनका फ़ायदा कर सके, उनको लाभ मिल सके, उनका कल्याण हो सके। ऐसे कोई भी वो जो गवर्नमेंट है या जो गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी रूल है उनको कोई भी किसी प्रकार का फ़ायदा या लाभ जो है वो पहुंचाने की कोई कोशिश नहीं कर रहा है। अच्छा, इसी चीज़ का रिज़ल्ट क्या हुआ? इस चीज़ का रिज़ल्ट हुआ, ये देखिए आपके सामने यहाँ पे बताया भी गया है कि ये आप देखिए, ये आपके सामने जो है वो बना हुआ है, ठीक है। तो एज ए रिज़ल्ट, यानी उसका रिज़ल्ट क्या हुआ यहाँ पे देखिए आप, उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि जो रिलेशन बिटवीन जो सिन्हाला जो कम्युनिटी थी और जो तमिल कम्युनिटीज़ थी उनके बीच में जो है वो दरार जो है वो बढ़ती गई। आप देखिए यहाँ पे लिखा है, जिसका जो रिज़ल्ट था वो ये था कि जो सिन्हाला है और जो तमिल कम्युनिटीज़ है उनके बीच में यानी समय समय पर ये स्ट्रेन बढ़ता जा रहा था, ठीक है। श्रीलंकन तमिल्स थे उन्होंने अब मूवमेंट करना स्टार्ट कर दिया, आंदोलन करना स्टार्ट कर दिया, स्ट्रगल करना स्टार्ट कर दिया, पार्टीज़ बनाना शुरू कर दिया, ठीक है, कि जो तमिल है उसको भी ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में जो है वो डिक्लेयर किया जाए, ठीक है, डिक्लेयर किया जाए ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में, ताकि उनको भी अपॉर्चुनिटी यानी इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, उनको भी बराबर का मौका दिया जाए जॉब्स में, एजुकेशंस में, जॉब्स में दिया जाए, और तमिल को एक ऑफिशियल लैंग्वेज जो है बनाने की जो है वो पूरा का भरपूर जो है वो प्रयास किया जाए। लेकिन जो इनकी डिमांड थी वो ऑटोनॉमी के लिए, ऑटोनॉमी का मतलब स्वायत्ता बोलते हैं इसको, यानी डिमांड ऑटोनॉमी, ताकि वो मजबूत हो जाए। तो ये जो प्रोविंसेस पॉपुलेटेड बाय तमिल्स वाज रिपीटेडली डिनाई, यानी इनकी जो ये डिमांड्स थी ना उनको लगातार बार बार जो है वो असफल रहा, यानी उनको बार बार जो है वो डिनाई कर दिया जाता था, रिफ्यूज़ कर दिया जाता था, या उसको हम बोलते हैं, जिसको बोलते हैं रिजेक्ट कर दिया जाता था। 1980 में कई सारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है 1980 में कई सारी जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है उनको फॉर्म किया गया ताकि इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट जो है वो बन पाए। कहाँ पे? नॉर्थन और ईस्टर्न पार्ट ऑफ द श्रीलंका में, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है वो की गई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें चलती रहीं। अच्छा, अब इसके बाद देखिए यहाँ पे कि ये जो डिस्ट्रस्ट था, अब लोगों को, यानी ये जो दोनों कम्युनिटीज़ थी ना, इन दोनों कम्युनिटीज़ को एक दूसरे के ऊपर भरोसा जो है वो ख़त्म होने लगा और धीरे धीरे कॉन्फ्लिक्ट होने लगा है। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब दोनों के बीच में जो है वो टेंशन, तनाव ज़्यादा बढ़ने लगा, जिसकी वजह से सिविल वार हो गया। सिविल वार को बोलते हैं गृह युद्ध, यानी गृह युद्ध का मीनिंग ऐसा नहीं कि घर में लड़ाई हो जाना। गृह युद्ध का मतलब होता है अपने ही कंट्रीज़ के अंदर अपने ही लोगों से लड़ाई हो जाना, सिविल वार कहलाता है, ठीक है। जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं इस कम्युनिटीज़ के बीच में, उस कम्युनिटीज़ के बीच में लड़ाई हुई और कई सारे लोगों ने अपनी जान जो है वो गंवा दी। कई सारी फैमिलीज़ को तो अपना घर छोड़ना पड़ा, अपनी कंट्री छोड़नी पड़ी और रिफ्यूजीज़ के रूप में जो है वो रहना पड़ा, ठीक है, यानी उनको रहना पड़ा रिफ्यूजी के रूप में। और कई लोगों ने तो अपनी जानें खो दी, कितना प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ, कितना रिसोर्सेज का नुकसान हुआ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो चलती रहीं, ठीक है। लेकिन जो सिविल वॉर था, इसमें देखा जाए जो सिविल वॉर था उसका एक टेरिबल सेटबैक ये हुआ कि
श्रीलंका के अंदर सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक लाइफ जो है वो कंट्री के अंदर काफ़ी प्रभावित हुई, और ये आखिरी में जाके 2009 में, यानी 2019 जो 2009 मतलब 2009 है, उसमें जाके ये मामला जो है वो रफा दफा हुआ, यानी 2009 में ये जाके ख़त्म हुआ। ठीक है, तो यहाँ तक ये दोनों केसेस थे। अब दोनों केसेस में आपने क्या सीखा कि कहीं ना कहीं लैंग्वेज को लेकर, कहीं ना कहीं अधिकार को लेकर जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। अब आता है एकोमोडेशन इन बेल्जियम। ठीक है, अब बेल्जियम के अंदर एकोमोडेशन की बात की गई। जितने भी बेल्जियम लीडर्स थे, आप देखिए यहाँ पे जितने भी बेल्जियम लीडर्स थे, उन्होंने दूसरा रास्ता जो है वो अपनाया। देखिए लिखा भी है डिफरेंट पाथ अपनाया। उन्होंने रीजनल डिफरेंसेस को रिकॉग्नाइज़ किया। रीजनल का मतलब क्षेत्रीय विभिन्नता को इन्होंने रिकॉग्नाइज़ किया, पहचान की और कल्चरल डाइवर्सिटीज़ की भी पहचान की, जिसको बोलते हैं सांस्कृतिक विविधता। ठीक है, यानी क्योंकि आप जानते हैं कि एक ही पर्टिकुलर क्षेत्र में पाए जाने वाले जितने भी डिफरेंट लोग होते हैं, उनकी कल्चरल एस्पेक्ट डिफरेंट होती है। कल्चरल एस्पेक्ट का मतलब होता है सभी के अंदर संस्कृति में अंतर होता है। देखिए आप सभी लोग देखिए संस्कृति में देखिए, जैसे सभी के यहाँ मैरिज का जो प्रोसेस है वो सब डिफरेंट होता है। एक ही रिलीजन में अलग अलग लोगों के अंदर जो है वो मैरिज की जो प्रोसेस होती है उससे डिफरेंट होती है, और मतलब एवरीथिंग इज़ डिफरेंट इन दिस केस। ठीक है, तो 1970 में और 1993 यानी 1970 और 1993 के बीच में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया। लगभग कितने बार? 4 बार। तो ये ध्यान रखिएगा, 4 टाइम्स जो है वो अमेंड किया। सो एज टू वर्क आउट एन अरेंजमेंट दैट वुड इनेबल एवरीवन टू लिव टुगेदर विद इन द सेम कंट्री। इस तरीके से अरेंजमेंट करने की कोशिश की कि सभी लोग एक ही कंट्री के अंदर रहें, वो भी हैप्पीली रहें। ठीक है, तो ये जो अरेंजमेंट था ये बिल्कुल डिफरेंट था दूसरी कंट्री से, और बड़ा ही इनोवेटिव था। इनोवेटिव का मतलब नया था। कुछ एलिमेंट्स हैं, कुछ यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पे बताए गए हैं। लिखा भी है कि हेयर आर सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द बेल्जियन मॉडल। ठीक है, बेल्जियन मॉडल के कुछ एलिमेंट्स से क्या क्या किया गया वो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। तो चलिए सबसे पहला लिखा भी गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया गया उसने ये प्रिस्क्राइब किया कि जो नंबर ऑफ डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स हैं उनको सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर इक्वल कर दिया जाएगा। अब देखिए वहाँ इतनी प्रॉब्लम हो रही थी तो उसका कहीं ना कहीं रिजल्ट तो निकलेगा ना। तो वही लिखा गया कि जो डच है और जो फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर हैं उनको सेंट्रल गवर्नमेंट में जो है वो बढ़ाया जाएगा। स्पेशल लॉज बनाए जाएंगे जिसकी वजह से रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स, जो कि मेजॉरिटी मेंबर्स को सपोर्ट करेंगे। हाँ, सम स्पेशल लॉज रिक्वायर्स द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ मेंबर, यानी कुछ ऐसे लॉज बनाए जाएंगे जिसके अंदर मेजॉरिटी का होना ज़रूरी है, यानी मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स का होना ज़रूरी है, और वो फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक, यानी और वो चीज़ें होनी कहाँ चाहिए? तो लिंग्विस्टिक के हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, यानी फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप, और हर लिंग्विस्टिक ग्रुप से उसके मेंबर को ऐड किया जाएगा। ठीक है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई भी नया कानून लागू होगा तो उसके अंदर जितने भी लिंग्विस्टिक ग्रुप्स के मेंबर हैं उनकी मेजॉरिटी का होना ज़रूरी है। कोई सिंगल कम्युनिटी जो है वो एक तरफा फैसला नहीं करेगी, ऐसा नियम जो है वो बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो बनाया गया। फिर लिखा है कि कई सारी जो पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन में थी, यानी मैनी पावर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन थी उसको स्टेट गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर दिया गया। ठीक है, ऑफ द 2 रीजन्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सबॉर्डिनेट नहीं रहेगी। ये भी बता दिया गया कि ऐसा नहीं रहेगा कि अगर स्टेट कुछ गड़बड़ कर रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर प्रॉब्लम क्रिएट करे। यहाँ पे बताया गया कि जो स्टेट गवर्नमेंट होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सबॉर्डिनेट नहीं होगी। ठीक है, यानी वो सबॉर्डिनेट नहीं होगी। चलिए आगे देख रहे हैं, ये सब चेंजेस आ रहे हैं धीरे धीरे। फिर लिखा है ब्रुसेल्स हैज़ ए सेपरेटिंग गवर्नमेंट। जो ब्रुसेल्स मतलब बेल्जियम की जो राजधानी ब्रुसेल्स है उसकी एक सेपरेट गवर्नमेंट होगी जिसके अंदर दोनों कम्युनिटीज़ इक्वल रिप्रेजेंटेशन को दिखाएंगे, यानी दोनों के अंदर इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा। फ्रेंच स्पीकिंग पीपुल जो है वो एक्सेप्टेड, यानी जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपुल एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रुसेल्स, तो उन्होंने ब्रुसेल्स में इक्वल रिप्रेजेंटेशन को एक्सेप्ट किया, क्योंकि जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी थी, यानी जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी थी हैज़ एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी थी उसने
सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल रिप्रेजेंटेशन को क्या किया था, एक्सेप्ट किया था। ठीक है, ये देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट को एक्सेप्ट किया था। तो इस तरीके से दोनों मान गए, यानी फ्रेंच के लोग भी मान गए और जो मतलब जो डच पीपल थे वो भी मान गए। इसके अलावा सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, एक के अलावा एक तीसरी प्रकार की गवर्नमेंट होगी जिसका नाम होगा कम्युनिटी गवर्नमेंट। ठीक है, जो कि पीपल के द्वारा जो है वो इलेक्ट की जाएगी, जो बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, जो कि एक लैंग्वेज कम्युनिटी के लिए बिलोंग करेगी। ठीक है, जैसे डच के लिए अलग, फ्रेंच के लिए अलग और जर्मन स्पीकिंग के लिए अलग। कोई मैटर नहीं करता कि वो कहाँ पे रहते हैं, ये गवर्नमेंट का काम होगा कि ये जो कल्चरल यानी सांस्कृतिक, एजुकेशनल, शैक्षणिक और जो लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं उनको ये सॉल्व करेगी कौन, कम्युनिटी गवर्नमेंट। ठीक है, इनका काम ये होगा। ओके, अभी लास्ट में मैं सभी जो इसके अंदर जो पिक्चर्स हैं उनको मैं दिखा दूंगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे देखा गया कि अब आपने देखा यू मैट फाइंड दैट द बेल्जियन मॉडल बड़े कॉम्प्लिकेटेड था। ठीक है, इट इज़ इंडीड वेरी, हालांकि ये कॉम्प्लिकेटेड था लेकिन ये पीपल के मतलब इवन फॉर पीपल लिविंग इन बेल्जियम, लेकिन ये जो अरेंजमेंट था उसने बहुत ज़्यादा वर्क किया। इसने बहुत सारे जो दो मेजर कम्युनिटीज़ के बीच में जो टेंशन होने वाली थी उसको कम किया और लिंग्विस्टिक यानी भाषा का जो प्रॉब्लम था उसको भी क्या किया, ख़त्म किया और कंट्री को डिवाइड होने से जो है वो रोक लिया। ठीक है, तो कई सारी कंट्रीज़ आपस में करीब आई, यानी यूरोप की कई सारी कंट्रीज़ आई और उसने बनाया यूरोपियन यूनियन। क्या बनाया, यूरोपियन यूनियन, और ब्रुसेल्स जो था वो उसका हेडक्वार्टर चुना गया। ठीक है, तो अब आप देख लीजिए कितने सारे चेंजेस जो है वो हो गए। क्लियर है, तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जब कोई प्रॉब्लम होती है या कोई केस होता है तो उसका रिज़ल्ट जो है वो ज़रूर निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे, अभी एक चीज़ यहाँ पे देख रहे हैं, लिखा है कि व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दीज टू स्टोरी। अब बेल्जियम की और श्रीलंका की जो दोनों स्टोरी थी इनसे हमने क्या सीखा, हमने देखा कि दोनों डेमोक्रेसी है, दोनों क्या है, डेमोक्रेसी है। ठीक है, दोनों क्या है, डेमोक्रेसी है। यर दे डील्ट विद द क्वेश्चन ऑफ पावर। अच्छा, दोनों केसेस में पावर की बातें की गई हैं। ठीक है, बेल्जियम के अंदर अगर देखा जाए तो जो लीडर्स थे उन्होंने ये महसूस किया कि जो कंट्री की जो यूनिटी है वो तभी पॉसिबल हो सकती है जब हर कम्युनिटी की फीलिंग्स और इंटरेस्ट को ध्यान में रखा जाए, कि वो किसी भी कम्युनिटी का बिलोंग करता हो या किसी भी रीजन का बिलोंग करता हो, सभी की फीलिंग को और सभी के एस्पेक्ट्स को ध्यान में, इंटरेस्ट को ध्यान में रखा जाए। ठीक है, और ये तभी हो सकता है जब हम पावर को कई लोगों के बीच में जो है वो शेयर कर दें। श्रीलंका हमें ये कंट्रास्टिंग एग्जांपल देता है। इसने भी बताया कि मेजॉरिटी जो कम्युनिटी है वो हमेशा माइनॉरिटीज़ पे जो डोमिनेंट रहती है, तो फोर्स इज़ डोमिनेंट ओवर अदर एंड रिफ्यूज टू शेयर पावर। ठीक है, यानी वो लिखा भी है कि यहाँ पे जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो दूसरे पे डोमिनेट होना चाहती है और वो पावर को शेयर करने से रिफ्यूज़ करना चाहती है। ठीक है, जो कि कंट्री के लिए घातक हो सकता है, यानी कंट्री के लिए फ़ायदेमंद बिल्कुल नहीं है, वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट करेगा। क्लियर है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पे हम आगे लिखे हैं वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल। ठीक है, यानी जो पावर शेयरिंग है वो क्यों डिज़ायरेबल होती है, यानी पावर शेयरिंग क्यों करना चाहिए। तो आप देखिए कि 2 डिफरेंट सेट्स ऑफ रीज़न कैन बी गिवन इन फेवर ऑफ पावर शेयरिंग। हमारे पास 2 रीज़न हैं कि पावर शेयरिंग क्यों करनी चाहिए। ठीक है, तो पहली तो ये है कि पावर शेयरिंग जो है वो अच्छी है। इसकी वजह क्यों, क्योंकि ये 2 सोशल ग्रुप्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने से बचाती है। किसके बीच में, 2 कम्युनिटीज़ के बीच में, 2 सोशल ग्रुप्स के बीच में, या किसी दो लोगों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको क्या करती है, रिड्यूस करती है। सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स जो है उसकी वजह से, सोशल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो सामाजिक जो तनाव है उसकी वजह से होता क्या है कि वायलेंस हो जाता है, हिंसा हो जाती है, और पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, इसको बोलते हैं राजनीतिक अस्थिरता क्रिएट हो जाती है। सो इसलिए पावर शेयरिंग जो है वो गुड है, ताकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी या पॉलिटिकल ऑर्डर मेंटेन रहे, स्टेबल रहे। ठीक, इम्पोजिंग द विल ऑफ मेजॉरिटी कम्युनिटी ओवर अदर्स। अगर जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है अगर उसकी इच्छा अनुसार किसी दूसरी कम्युनिटी पे अगर हम इम्पोज करेंगे तो होगा क्या, लाइट एंड एट्रैक्टिव ऑप्शन इन द शॉर्ट रन बट इन लॉन्ग रन इट अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ द नेशन। ठीक है, तो हमें ध्यान देना चाहिए
माइनॉरिटीज़ का भी ध्यान देना चाहिए, ताकि स्टेबिलिटी जो है वो क्रिएट रहे और जो नेशन की यूनिटी है वो भी जो है वो बनी रह जाए। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। आगे हम देखेंगे तो यहाँ पे ये बात बताया गया, आगे लिखा है कि जो tyranny of the majority is not just oppressive for the minority, it often bring ruin to the majority as well। यानी जो जब मेजॉरिटी माइनॉरिटी को सप्रेस करती है या ऑप्रेसिव करती है या डोमिनेट करती है, तो इससे केवल माइनॉरिटी को ही नुकसान नहीं बल्कि मेजॉरिटी को भी नुकसान पहुंचता है। चलिए दूसरा है, जो दूसरा सेकंड कारण है वो पहला है कि डीपर रीज़न इज़ कि पावर शेयरिंग गुड है, इसलिए डेमोक्रेसी के लिए पावर शेयरिंग क्या करता है कि इज़ वेरी स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी। हम ऐसे बोल सकते हैं कि पावर शेयरिंग जो है वो डेमोक्रेसी की आत्मा है, आप ऐसे समझ सकते हैं कि उसकी जान है, आप ऐसे समझ सकते हैं। दूसरा ये है कि ए डेमोक्रेटिक रूल, जब कहीं भी डेमोक्रेटिक रूल होता है तो वो वहाँ पे पावर को शेयर किया जाता है, ठीक है, ताकि जो पावर है वो अच्छे से एक्सरसाइज हो और उसका अच्छे से प्रभाव पड़े। पीपुल, जितने भी लोग यहाँ पे हैं, उनको अधिकार है कि कैसे वो गवर्न किए जाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज़, एक जो लेजिटिमेट गवर्नमेंट होती है इज़ वन, यानी जो लेजिटिमेट गवर्नमेंट है इज़ वन वेयर सिटीजन थ्रू पार्टिसिपेशन एक्वायर स्टेक इन द सिस्टम। लेजिटिमेट गवर्नमेंट का मतलब होता है जहाँ पे हर नागरिक जो है वो गवर्नमेंट में हिस्सा लेता है, ठीक है, यानी वो सिस्टम में इंसर्ट होता है, ठीक। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि पहले सेट को, जो मैंने आपको दो बताया है कि जो पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है, तो उसका पहला पॉइंट ये है कि पावर शेयरिंग इसलिए है क्योंकि इससे होता क्या है कि दो सोशल ग्रुप के बीच में जो है वो कॉन्फ्लिक्ट कम होता है, क्योंकि अगर कॉन्फ्लिक्ट होगा ना तो वायलेंस होगा तो फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आएगी, ठीक है। और दूसरा कारण ये है कि जो पावर शेयरिंग होती है ना वो डेमोक्रेसी की आत्मा होती है, ठीक है, डेमोक्रेसी की आत्मा होती है और डेमोक्रेटिक में हर व्यक्ति, हर सिटीजन जो है वो हिस्सा लेता है और वो कहीं ना कहीं सिस्टम को मजबूत करता है, ठीक है। तो पहले वाला जो फ़ायदा है उसको हम ये बोल सकते हैं कि ये प्रूडेंशियल है, क्या है, प्रूडेंशियल है, और सेकंड वाले को हम मोरल कह सकते हैं, ठीक। प्रूडेंशियल का मीनिंग ये होता है कि यहाँ पे जो पावर शेयरिंग है उसको हम स्ट्रेस डालेंगे, स्ट्रेस का मतलब लागू करेंगे ताकि अच्छा आउटकम हमको मिले। और मोरल रीज़न का मतलब क्या है कि जो पावर शेयरिंग है वो एक जो है पावर शेयरिंग जो है वो एक प्रकार का मूल्य बन जाता है। मूल का मतलब होता है जिसको क्वालिटी बोलते हैं, ठीक है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि दो है, एक प्रूडेंशियल और एक होता है मोरल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आप देखेंगे तो यहाँ पे एक केस दिया गया है, यहाँ पे एक केस दिया गया है, उस केस को हम बाद में देख लेंगे, ये केस इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे देखिए, अब आते हैं फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, ठीक है। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग हम यहाँ पे सीखेंगे, ठीक है। पावर शेयरिंग, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, यानी जो पावर शेयरिंग है उसके कितने रूप हैं या उनके कितने फॉर्म हैं। देखो लिखा है कि द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग, ठीक है, यानी पावर शेयरिंग का जो ये आइडिया है ना वो मतलब इमर्ज हुआ है इन अपोजिशन टू द नोशंस ऑफ अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। जो अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पार्टी है, अनडिवाइडेड पॉलिटिकल जो पावर है, अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर है, उसके नोशन से जो है वो ये पावर शेयरिंग का जो है वो आइडिया आया है। लॉन्ग टाइम नहीं, लंबे समय तक ऐसा माना जा रहा था, बिलीव किया जा रहा था कि जो गवर्नमेंट की जो पावर है वो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन में होनी चाहिए या ग्रुप ऑफ पर्सन में होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा माना जा रहा था कि अगर गवर्नमेंट की पावर किसी एक के हाथ में रहेगी या किसी एक ग्रुप ऑफ पीपल के हाथ में रहेगी या किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे कन्फाइन रहेगी, ठीक है, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और पहले ऐसा माना जाता था कि अगर पावर को डिस्पर्स कर दिया जाए, ठीक, तो आसानी से कोई फैसले नहीं हो सकते और ना ही उन्हें लागू किया जा सकता है, क्योंकि सभी के अपने डिफरेंट राय होगी, अपने डिफरेंट मत होगी। लेकिन बाद में ये जो नेशन है वो चेंज हो गया, यानी इस प्रकार की जो धारणा थी वो धीरे धीरे क्या होने लगी, चेंज होने लगी, ठीक है, धीरे धीरे चेंज होने लगी। जब कैसे, जब डेमोक्रेसी जो है वो लागू हो गई। बेसिक प्रिंसिपल डेमोक्रेसी का ये है कि जो पीपुल हैं वही पॉलिटिकल पावर का सोर्स है। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ पे आप देखिए कि लिखा भी है क्या कि जो पीपुल और द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर, पीपुल ही पॉलिटिकल पावर का सोर्स है। तो किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर जो पीपुल है वो रूल करता है अपने आप को, देमसेल्व्स, खुद को, थ्रू इंस्टीट्यूशन ऑफ, किसके द्वारा, सेल्फ गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, सेल्फ गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो अपने आप को रूल करता है। तो किसी भी गुड अगर आप देखेंगे किसी भी गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, यानी गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में
उसके हिसाब से अगर देखेंगे तो ड्यू रिस्पेक्ट इज़ गिवन टू डाइवर्स ग्रुप एंड व्यू दैट एग्जिस्ट इन सोसाइटी। अपने सोसाइटी के अंदर जो ये ग्रुप्स है ना, उन सभी को, अलग अलग ग्रुप्स को जो है वो हमें रिस्पेक्ट देना चाहिए। हर एवरीवन हैज़ अ वॉइस इन द शेपिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसी। सभी की अपनी डिफरेंट राय होती है पब्लिक पॉलिसीज़ को शेप करने के लिए, इसीलिए सभी को डेमोक्रेसी में आना चाहिए। ठीक है, डेमोक्रेसी में सभी को आना चाहिए, पॉलिटिकल स्टेट्स में आना चाहिए, और यहाँ पे पावर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग मैनी सिटीजन एज पॉसिबल। और पावर को जो है वो जितना हो सके दूसरे पावर को जितना हो सके उतना ज़्यादा क्या करना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। किसके बीच में, सिटीजन्स के बीच में जितना हो सके। अगर हम मॉडर्न डेमोक्रेसी देखें, आज की डेमोक्रेसी देखें, तो पावर शेयरिंग जो अरेंजमेंट्स हैं, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स हैं, उसके कई रूप हैं। आइए धीरे धीरे हम कुछ कॉमन अरेंजमेंट्स को जो है वो देखते हैं। ठीक है, कॉमन अरेंजमेंट्स को हम देखेंगे वन बाय वन। देखिए पहला दिया गया है, पहला दिया गया है, इसका नाम है, देखिए ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे लिखा है कि पावर इज शेयर्ड एमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। यानी पावर को, जब पावर शेयरिंग की बात हो गई तो यहाँ पे जब दिया गया है तो वो कहा गया पावर को शेयर किया गया है डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, यानी अलग अलग गवर्नमेंट्स के ऑर्गन में शेयर कर दिया गया है। आप जानते हैं 3 ऑर्गन है, एक का नाम लेजिस्लेचर है, एक का नाम एग्जीक्यूटिव है और एक का नाम जुडिशरी है। इसे हम हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये गवर्नमेंट्स के अलग अलग ऑर्गन हैं, इसमें कोई कम और कोई ज़्यादा नहीं है। यानी इसका मतलब ऐसा नहीं कि इसमें किसी की वैल्यू कम है या लेजिस्लेचर कमज़ोर है या एग्जीक्यूटिव कमज़ोर है, ऐसा नहीं है। ये तीनों पैरेलल हैं और तीनों जो हैं वो गवर्नमेंट के ऑर्गन्स हैं। क्या हैं? ऑर्गन्स है, जो कि सेम लेवल पे हैं, सेम लेवल पे हैं, लेकिन ये अलग अलग पावर को एक्साइज करते हैं। ठीक है, अलग अलग पावर, यानी इन सभी का काम डिफरेंट है लेकिन सभी की वैल्यू सेम है। ठीक है, काम डिफरेंट है लेकिन वैल्यू जो है वो सेम है। तो ये सेपरेशन जो बनाया गया वो इसलिए बनाया गया है ताकि किसी भी ऑर्गन के पास अनलिमिटेड पावर ना हो, यानी वो उस गलत पावर का इस्तेमाल ना कर पाए। हर ऑर्गन जो है वो दूसरे को चेक करता है, यानी लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव को चेक करता है, ठीक, लेजिस्लेटिव को जुडिशरी चेक करता है। मतलब किसी को अनलिमिटेड पावर नहीं दी गई है, सभी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है और सभी के पास अपना मतलब एक लिमिटेशंस है। ठीक है, तो ये जो रिज़ल्ट है वो क्या हो रहा है कि ये पावर के बीच में बैलेंस बना रहा है अलग अलग इंस्टीट्यूशन के बीच में। लास्ट ईयर आपने पढ़ा है कि डेमोक्रेसी के अंदर, ठीक है, यानी डेमोक्रेसी के अंदर जो मिनिस्टर्स हैं और जो गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, ये पावर एक्साइज करते हैं, यानी इनके पास पावर होती है और ये पार्लियामेंट में या स्टेट असेंबली में उसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, यानी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसी तरीके से जजेस जो है, जो कि एग्जीक्यूटिव के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, और ये क्या करते हैं कि लेजिस्लेचर के अंदर जो नियम बनाए गए हैं, जो रूल बनाए गए, जो लॉ बनाए गए हैं, उनकी फंक्शनिंग को चेक करते हैं और एग्जीक्यूटिव के फंक्शनिंग को भी चेक करते हैं। तो ये जजेस का काम होता है। अब आप देख सकते हैं कि कोई किसी से कम नहीं और सभी का एक जो है वो कमज़ोर पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड, यानी इसी अरेंजमेंट को हम बोलते हैं, ये देखिए दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड इज सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस। इसीलिए इस प्रकार के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं कि ये सिस्टम है किसका, चेक्स और बैलेंस का। चेक्स और बैलेंस का मीनिंग क्या हुआ कि यहाँ पे कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट जो है वो क्या है, यहाँ पे लिखा गया है कि सेकंड पॉइंट है कि पावर कैन बी शेयर्ड एमंग गवर्नमेंट ऑफ डिफरेंट लेवल्स। अब यहाँ पे कहा गया है कि जो पावर है उसको शेयर किया गया है गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल में। ठीक है, यानी हम सेंट्रल गवर्नमेंट से लोकल गवर्नमेंट तक आएंगे। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट से लोकल गवर्नमेंट तक आएंगे। तो यहाँ पे देखो दिया गया कि एक जनरल गवर्नमेंट अगर देखा जाए इंटायर कंट्रीज़ के अंदर, तो गवर्नमेंट्स जो है वो प्रोविंशियल लेवल पे हैं, रीजनल लेवल पे, जिसी को मैंने लोकल लेवल कहा था। तो जनरल गवर्नमेंट जो है वो इंटायर कंट्री के लिए है, कंट्री के लिए, जिसको हम फेडरल गवर्नमेंट भी बोलते हैं। फेडरल गवर्नमेंट का मतलब होता है, इसके आगे हम जो नेक्स्ट चैप्टर है उसके अंदर हम फेडरलिज्म को पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ फेडरल का जो मतलब है वो ये है कि हमारी जो कंट्री है, अगर एग्जांपल दिया जाए अपनी कंट्री का, तो हमारी कंट्री में हमारी जो कंट्री वो यूनाइटेड इंडिया है। इसका मीनिंग ये होता है कि हमारी कंट्री के अंदर 28 स्टेट हैं। ठीक है, लेकिन हमारे 28 स्टेट हैं और सभी के सभी इंडिपेंडेंट हैं। इंडिपेंडेंट का मीनिंग होता है सभी अपना अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अकेला है, वन है। ठीक है, यानी कोई भी स्टेट अगर चाहे अलग होने के लिए तो वो नहीं अलग हो सकता। ठीक है, तो इससे बोलते हैं फेडरल। ठीक है,
यानी हम ऐसे बोलेंगे कि हमारी कंट्री में सभी डिवाइडेड तो होंगे लेकिन सभी एक ही कॉन्स्टिट्यूशन को मानेंगे, उससे हम बोलते हैं फेडरलिज्म। क्या बोलेंगे? फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब होता है कि पावर तो दी गई है, सभी को अपनी अपने लिए पावर जो है वो दी गई है। देखिए एग्जाम्पल लिखा भी है कि इंडिया के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट है, फिर इन गवर्नमेंट के मतलब इन गवर्नमेंट के अलावा छोटे लेवल का गवर्नमेंट है जिसको हम प्रोविंशियल बोलते हैं या रीजनल लेवल बोलते हैं, जो अलग अलग नेम से अलग अलग जगह पे जाने जाते हैं। ठीक है, अलग अलग जगह पे अलग अलग नेम से जाने जाते हैं। इंडिया के अंदर अगर हम देखेंगे, इंडिया के अंदर अगर हम देखें तो हम उन्हें स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं। ये सिस्टम जो है वो हर कंट्रीज़ में फॉलो नहीं होता। कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे कोई प्रोविंशियल या स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन उन कंट्रीज़ के अंदर हमारी तरह देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। हमारी मतलब वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट नहीं, लेकिन फिर भी वहाँ पे डिफरेंट लेवल्स है गवर्नमेंट के। ठीक है, यानी वहाँ पे भी डिफरेंट लेवल्स है गवर्नमेंट के। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली ये बताता है कि जो पावर है वो गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल पे होगी। इसलिए दिस इज़ व्हाट दे डिड इन बेल्जियम, वही काम इन्होंने बेल्जियम में किया था, लेकिन इसी चीज़ को श्रीलंका में रिफ्यूज़ कर दिया गया। इससे बोलते हैं फेडरलिज्म, यानी फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। क्या बोलेंगे? फेडरलिज्म, फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। ये सेम प्रिंसिपल अगर हम इसको देखेंगे तो सेम प्रिंसिपल कैन बी एक्सटेंडेड टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट लोअर देन द स्टेट। यही सेम प्रिंसिपल जो है वो मतलब यही जो सेम लेवल है, सेम प्रिंसिपल आप ऐसे बोल सकते हैं, इसको एक्सटेंड कर दिया गया कहाँ? लेवल ऑफ गवर्नमेंट, जो कि स्टेट से लोअर था, जैसे म्यूनिसिपैलिटी हो गया, फिर पंचायत हो गया, यहाँ पे। तो ये डिवीजन ऑफ पावर जो है वो हायर से किधर की तरफ आया? लोअर की तरफ आया, लोअर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट की तरफ आया। तो इससे बोलते हैं वर्टिकल डिवीजन। अभी जो हमने पढ़ा था ऊपर उसका नाम था हॉरिजॉन्टल डिवीजन। ठीक है, और ये वाला जो है वो वर्टिकल डिवीजन है। ठीक है, वही मैंने आपको बताया कि पहले यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन के बाद स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के बाद आपका जो है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और ये सारी चीज़ें हैं, उसके बाद जिला परिषद, और उसके बाद ब्लॉक डेवलपमेंट, और उसके बाद विलेज तक आ जाए, प्रधान आ जाए या लोकल लेवल तक आ जाए, उसकी बात यहाँ पे की गई है। ठीक है, तो वी शैल स्टडी दीज एट सम लेंथ इन द नेक्स्ट चैप्टर। हम इस चीज़ को नेक्स्ट चैप्टर के अंदर जो है वो पढ़ेंगे। थर्ड पॉइंट है कि जो पावर है उसको अलग अलग सोशल ग्रुप्स के बीच में भी बांटा गया है, जैसे रिलीजियस ग्रुप के बीच में और लिंग्विस्टिक ग्रुप्स के बीच में। जैसे पीछे आपने पढ़ा था बेल्जियम के अंदर कम्युनिटी गवर्नमेंट, जो कि गुड एग्जाम्पल है इस प्रकार के अरेंजमेंट का। ठीक, कुछ कंट्रीज़ के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल अरेंजमेंट है जहाँ पे सोशली वीकर सेक्शन, जहाँ पे जो सामाजिक रूप से यानी सोशली और वीकर सेक्शन के लोग रहते हैं, महिलाएं रहती हैं, इनको लेजिस्लेचर में यानी विधायिका में और एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन में कुछ छूट दी गई है। लास्ट ईयर हमने पढ़ा था रिजर्व कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई थी, जहां असेंबली में और पार्लियामेंट में हमारी कंट्री में पाया जाता है। तो इस प्रकार का जो अरेंजमेंट है ना, इस प्रकार का जो अरेंजमेंट है, यानी दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज मेंट टू गिव स्पेस इन द गवर्नमेंट आइडेंटिटी टू डाइवर्स सोशल। तो इस प्रकार का जो अरेंजमेंट है गवर्नमेंट के अंदर या एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, वो क्या करता है कि डाइवर टाइप के सोशल ग्रुप्स को जो है वो से पावर जो है वो शेयर करता है। ठीक है, पावर जो है वो शेयर करता है। क्लियर है? तो ये बात की गई है। अदरवाइज़ अगर ऐसा नहीं होगा तो वो लोग गवर्नमेंट के प्रति जो है वो हरास हो जाएंगे, या आप उसको समझ लीजिए कि वो गवर्नमेंट में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। ठीक है, और वो माइनॉरिटी मतलब उनको पावर शेयरिंग में फेयर हिस्सा जो है वो नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें बात बताई गई। पावर शेयरिंग का रूल ही भी यही है ना कि पावर को शेयर करने के लिए हर पर्सन जिम्मेदार हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर हो। चलिए 4 की अगर हम बात आ जाए तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि जो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स हैं उसको पॉलिटिकल पार्टीज़, प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट्स को भी दिया गया है, जो पावर को कंट्रोल करता है और प्रभावित करता है। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में भी रखा गया है, यानी पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी कुछ पावर दी गई है, प्रेशर ग्रुप्स को भी कुछ पावर दी गई है, और मूवमेंट्स को भी कुछ पावर दी गई है। डेमोक्रेसी के अंदर सिटीजन्स का ये अधिकार होता है कि उसको फ्रीडम मिले। ठीक है, कैसी फ्रीडम मिले? ताकि वो अपना खुद का प्रत्याशी, अपना खुद का जो कंटेस्टेंट्स है उसको वो चुन सके, या खुद का जो नेता है उसको वो चुन सके, या खुद का जो लीडर है वो चुन सके। तो कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेसी के अंदर दिस टेक द फॉर्म ऑफ कंपटीशन। तो इससे होता क्या है, पार्टीज़ के बीच में कंपटीशन होता है। ऐसे कंपटीशन जो है वो इंश्योर करते हैं
अपने जो विचार हैं वो लोगों के सामने रखते हैं, और इस तरीके से पावर जो है वो किसी पर्टिकुलर हैंड में नहीं होती। क्लियर है? पर्टिकुलर हैंड में नहीं होती। और लॉन्ग रन में अगर देखा जाए तो जो पावर है वो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में शेयर हो जाती है, डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ के बीच में शेयर हो जाती है, और सोशल ग्रुप्स के बीच में शेयर कर दी जाती है। समटाइम्स द काइंड ऑफ शेयरिंग कैन बी डायरेक्ट। कभी कभी ये शेयरिंग डायरेक्ट होती है। डायरेक्ट का मतलब होता है जहाँ एक या एक से अधिक पार्टी आपस में मिल जाती है, जब वो इलेक्शन, उसके बाद वो इलेक्शन जीतती है, उससे बोलते हैं मतलब गठबंधन की सरकार उसको हम बोलते हैं। तो इलेक्ट किए जाती है और फिर वो गवर्नमेंट जो है वो बनाती हैं। यानी एक प्रकार की गवर्नमेंट, उसका नाम क्या है बेटा? तो उसका नाम है कोएलिशन गवर्नमेंट, यानी गठबंधन की सरकार। तो इस तरीके से वो पावर को जो है वो शेयर करते हैं। डेमोक्रेसी के अंदर हम जानते हैं कि डिफरेंट टाइप के इंटरेस्ट ग्रुप के लोग हैं, ठीक है, जैसे ट्रेडर हुए, बिजनेसमैन हुए, इंडस्ट्रियलिस्ट हुए, फार्मर्स हुए, इंडस्ट्रियल वर्कर्स हुए, अलग अलग प्रकार के लोग हैं, सभी का इंटरेस्ट अलग है। दे विल आल्सो हैव ए शेयर इन द गवर्नमेंटल पावर। उनको भी गवर्नमेंट पावर में शेयर मिलना चाहिए, चाहे वो पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट में डायरेक्ट पार्टिसिपेट करें, गवर्नमेंट में वो डायरेक्ट पार्टिसिपेट करें, या कम्युनिटीज़ बना के करें, ठीक। तो इनको भी डिसीजन मेकिंग पावर में हिस्सा लेना चाहिए। तो यूनिट 3 के अंदर हम लोग जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ की वर्किंग के बारे में जो है वो पढ़ेंगे। तो ये जो लेसन था वो आपका इस चैप्टर, ये जो चैप्टर था, फर्स्ट चैप्टर था, इससे रिलेटेड था। तो कुल मिला के हमने इस चैप्टर में क्या सीखा? चैप्टर में हमने ये सीखा है कि जो पावर की शेयरिंग होनी चाहिए वो सभी लोगों के बीच में बराबर हो जानी चाहिए। जैसे आप देखिए यहाँ पे लिखा भी रहता, आप देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ आपको कि यहाँ पे आप यहाँ पे देखिए लिखा भी है कि आपके स्कूल के अंदर यहाँ पे दिया गया है कि अगर जब आप स्कूल में हैं तो आप देखिए कि हर मंथ, ठीक है, यहाँ पे देखिए हर मंथ जो क्लास मॉनिटर है उसको चेंज कर दिया जाता है। तो क्या आप इसे पावर शेयरिंग कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे, ठीक है, क्योंकि मॉनिटर अगर कंटिन्यूस एक ही मॉनिटर रहेगा तो हो सकता है कि वो थोड़ा डोमिनेंट हो जाए, ठीक है। तो इसलिए मॉनिटर को हर मंथ जो है वो चेंज कर दिया जाता है ताकि वो जो चेक्स और बैलेंस है वो बना रहे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेंगी, ठीक है। यहाँ पे आपके बहुत सारे चित्र जो हैं वो दिखाए गए। देखिए डेमोक्रेसी है, ठीक है, इसका यहाँ पे चित्र जो है वो दिखाया गया, ये वाला देखो, ठीक है, ये दिखाया गया है। आगे भी बहुत सारे इसके अंदर चित्र हैं, ठीक है। ये देखिए, ये तो आपका कोई केस है, ठीक है, वो चीज़ दिखाया गया है। यहाँ पे देखिए फाइन जर्मन इंजीनियरिंग की बात की गई है, इसके अंदर वो सब जो है वो दिखाया गया, ठीक। ये देखिए यूरोपियन पार्लियामेंट इन ब्रुसेल्स की बात की गई यहाँ पे, ये, ठीक है, यूरोपियन पार्लियामेंट ब्रुसेल्स बेल्जियम की बात यहाँ पे की गई है। चित्र जो है वो बनाए जाते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पे जो लिखा गया है वो आप देखिए फ्रेंच और डच दोनों में लिखा गया है, ठीक है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो मतलब दिया गया है। तो ये जो चैप्टर है वो आपका समाप्त होता है, फर्स्ट लेसन, और इसके बाद जो है वो हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए, ये बेल्जियम कम्युनिटीज़ और रीजन्स इन बेल्जियम, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए आप कि ये जो दिया गया है, आप देखिए यहाँ पे ये ब्रुसेल्स कैपिटल्स रीजन, ये देखिए आपके सामने यहाँ बना हुआ है, ठीक है। फिर वेलोन फ्रेंच स्पीकिंग, ये फ्रेंच वाले करने वाले थे, फ्लेमिश वाले इधर भी थे, जर्मन स्पीकिंग इधर थे, ये देखिए 1%, तो ये 1% थे। अगर इनको देखा जाए तो ये और ज़्यादा थे, 59 थे, ठीक है, और ये 40% थे। तो यही सब लोग थे, ठीक है, जो आगे चल के यहाँ पे देखिए एथनिक की डेफिनेशन हो जाए। यहाँ पे देखो लिखा भी है कि एथनिक का मतलब एक सोशल डिवीज़न, ठीक है। एथनिक का क्या मतलब, मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ तब आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। ये देखिए एथनिक क्या क्या मीनिंग होता है। तो यहाँ पे दिखा है एथनिक का मतलब ए सोशल डिवीज़न, देखिए यहाँ पे लिखा है सोशल डिवीज़न बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर, एक ऐसा सोशल डिवीज़न जो शेयर्ड कल्चर पे डिपेंड हो या बेस्ड हो, आधारित हो। पीपुल बिलोंगिंग टू द सेम एथनिक ग्रुप बिलीव इन देयर कॉमन डिसेंडेंट, यानी ऐसे लोग जो सेम एथनिक ग्रुप के होते हैं वो कॉमन डिसेंडेंट को जो है वो मानते हैं और कल्चर भी मानते हैं, ठीक। दे नीड नॉट ऑलवेज हैव द सेम, ये ज़रूरी नहीं कि उनका रिलीजन और उसकी नेशनलिटी सेम हो,
ठीक, उसे हम एथनिक ग्रुप के लोग बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा चैप्टर जो है 1 वो एंड हुआ, और अब हम लोग सेकंड चैप्टर की तरफ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जिसका नाम है फेडरलिज्म। ठीक है, फेडरलिज्म। तो हमारे चैनल से आप बने रहिए। थैंक यू।